हेलो एवरीवन, मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का मेटलर्जी और मेटलर्जी में अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमने धातु एस लिया, धातु एस का चूर्णीकरण किया। चूर्णीकरण के पश्चात की जो अगली स्टेप थी वो था उसका सांद्रण। सांद्रण की अपनी 4 विधियां अपन ने पढ़ ली और उसके बाद सांद्रण के बाद अपन कर रहे हैं धातु का निष्कर्षण, यानी अपन धातु एस से अशुद्ध धातु प्राप्त कर रहे हैं। और इसकी 2 स्टेप हैं। पहली स्टेप में अपन ने क्या किया था, धातु एस को उसकी ऑक्साइड में बदल दिया और दूसरी स्टेप में क्या करेंगे अपन धातु ऑक्साइड का अपचयन करवाएंगे। तो देखिए स्टेप लिख रहा हूं, चैप्टर है अपना मेटलर्जी। पहले धातु एस, धातु एस का जब चूर्ण बनाया गया तो चूर्णित एस बना। चूर्णित एस का आपने सांद्रण करवाया। सांद्रण से जो प्राप्त हुआ अपने को वो कहलाया सांद्रित अयस्क। और सांद्रित अयस्क का फिर आप करवा रहे थे निष्कर्षण। तो निष्कर्षण में अपन ने यहां पढ़ा है कि निष्कर्षण 2 स्टेप प्रोसेस है। पहली स्टेप में क्या करना है अपने को, धातु ऑक्साइड में बदलना, धातु ऑक्साइड में बदलना। और दूसरी स्टेप में क्या था, धातु ऑक्साइड का अपचयन, धातु ऑक्साइड का अपचयन, ये लिखिए। और हम कहां तक पहुंच गए हैं, ये पढ़ लिया, ये हो गया, सांद्रण हो गया। निष्कर्षण में कल की क्लास में अपना था धातु ऑक्साइड में बदलना। इसके लिए 2 विधाएं थी, एक था भर्जन और दूसरा था निस्थापन। तो यहां पर अब अपन पहुंच चुके हैं भर्जन और निस्थापन की जो प्रक्रिया है वो किसके लिए थी, धातु को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए। तो भर्जन और निस्थापन के पश्चात जो अयस्क प्राप्त हुआ उस अयस्क का नाम क्या रहेगा, भर्जित या निस्थापित अयस्क, भर्जित या निस्थापित अयस्क। ये अपने पास पहुंच गए हैं। आज अपन जो शुरू करेंगे चैप्टर वो यहां से शुरू करेंगे, भर्जित या निस्थापित अयस्क। अब देखिएगा इस भर्जित या निस्थापित अयस्क में क्या क्या मौजूद है। इसमें आधात्री मौजूद है, ठीक है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, गैंग या मैट्रिक्स। इसके अंदर गैंग मौजूद है, मैट्रिक्स मौजूद है। सबसे पहला काम तो अपने को इसी को हटाना है। तो यहां 2 चीजें रहनी है अपने पास। पहली चीज तो क्या है भाई, MHOI, ये धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। भर्जित या निस्थापित अयस्क में क्या है, धातु किस रूप में, धातु ऑक्साइड के रूप में मौजूद है, प्लस और क्या है, आधात्री। तो यहां से करना क्या है अपने को, यहां से इस ऑक्सीजन को हटाना है और इस आधात्री को हटाना है। तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, मेटल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात। यद्यपि यह मेटल अशुद्ध होता है लेकिन आगे इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे तभी अगली स्टेप आएगी। फिर समझिएगा भर्जित या निस्थापित अयस्क में धातु किस रूप में आ गया है, धातु ऑक्साइड में आ गया है और आधात्री इसके अंदर मौजूद है। अपने को 2 चीजें करनी है यहां पर, ऑक्सीजन को हटाना है। ऑक्सीजन का हटाना मतलब अपचयन होना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। इसीलिए तो अपन सेकंड स्टेप क्या है अपने यहां पर, धातु ऑक्साइड का अपचयन। तो अपचयन करवाएंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन को यहां से हटाएंगे और दूसरा आधात्री को हटाएंगे यहां पर। तो दोनों चीजों के लिए देखिए क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए तो अपन भर्जित या निस्थापित अयस्क में क्या मिलाएंगे, अपन अपचायक मिलाएंगे। अपचायक किसको हटाने के लिए है, ऑक्सीजन को। भाई अपचयन करने वाला धातु का अपचयन करेगा ना, यानी ऑक्सीजन रिमूव करेगा यहां से। तो एक तो मिलाना है अपने को भर्जित या निस्थापित अयस्क में, एक तो मिलाना है अपचायक और दूसरा आधात्री जो है, आधात्री को हटाने के लिए जो मिलाया जाता है उसे कहते हैं अपन गालक या फ्लक्स। दूसरी चीज अपने को क्या मिलानी है यहां पर, गालक या फ्लक्स मिलानी है। क्लियर है बात। फिर समझिएगा, बार बार कह रहा हूं मैं, भर्जित या निस्थापित अयस्क में क्या क्या प्राप्त हो गया, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गई है और आधात्री उसके अंदर मौजूद है। हम यहां 2 टारगेट है अपना, सीधा सीधा अपन धातु चाह रहे हैं तो यहां से ऑक्सीजन हटा दें और जो आधात्री है उसे हटा दें। दोनों को हटाने के लिए अपने को क्या करवाना है, यहां पर अपचयन करवाना।
अपचयन के लिए अपन करवाएंगे पहले तो एक तो मिलाएंगे इसमें अपचायक, किसमें, वर्जित या निस्थापित है, इसमें अपने को दो चीजें मिलानी पड़ेंगी। एक तो अपचायक मिलाएंगे और दूसरा आधात्री को हटाने के लिए गालक मिलाएंगे। यानी वे पदार्थ जो आधात्री को हटाने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं या वर्जित या निस्थापित है में मिलाए जाते हैं वो गालक कहलाते हैं। गालक क्या काम करते हैं अभी देखते हैं इसको कि भाई गालक की प्रक्रिया क्या रहती है, पूरा पढ़ने वाले हैं अपने गालक को और आधात्री को दोनों को। पहले अपन देख लेते हैं अपचायक को। तो देखिए अपचायक कौन सा लें कि यह यहां से ऑक्सीजन हट जाए। तो अपचायक की प्रकृति के आधार पर ये जो विधाएं हैं कि 4 प्रकार की होती हैं। पहला अपचयन अपन करवा सकते हैं कार्बन के द्वारा। सिंपली अपचयन अपन किसके द्वारा करवा सकते हैं, कार्बन के द्वारा। कार्बन के द्वारा अपचयन होता है तो इसको कहते हैं अपन प्रगलन। क्लियर है बात? बहुत उच्च ताप पर करेंगे अपन ये अभिक्रिया, बहुत बिल्कुल सिंपली मैं चारों को तुलनात्मक रूप से पढ़ाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी केवल अपचायक की बता रहा हूं। कार्बन द्वारा करवा सकते हैं, एल्यूमिनियम द्वारा करवा सकते हैं, यहां एल्यूमिनियम वाली बात होगी, एल्यूमिनियम द्वारा करवा सकते हैं। तीसरा अपचयन अपन करवा सकते हैं सौता अपने आप ही हो जाएगा, और चौथा करवा सकते हैं अपन वैद्युत अपघटन द्वारा। तो ये 4 प्रकार से अपन अपचयन करवा सकते हैं। और ये अपचयन का तरीका किस आधार पर डिपेंड कर रहा है, अपचायक के। अलग अलग अपचायक होगा तो अपचयन का तरीका अलग अलग हो जाएगा, काम एक ही करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन हटाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं गालक की। तो गालक साहब क्या करता है, आधात्री के साथ में मिलकर, आधात्री प्लस गालक मिलकर के क्या बना लेता है, धातुमल बना लेता है। धातुमल जिसको अपन स्लेग कहते हैं, धातुमल या स्लेग। यानी आधात्री के साथ में गालक जब मिला दिया जाएगा और उच्च ताप रखा जाएगा तो उच्च ताप के ऊपर आधात्री और गालक मिलकर के धातुमल बन जाता है, यानी स्लेग बन जाता है जो हल्का होता है। हल्का होता है तो मेटल भारी होता है धातु, तो धातु की सतह के ऊपर तैरने लग जाता है, इससे आराम से बार बार में हटाया जा सकता है। क्लियर होगी बात? तो गालक का काम क्या रहा, गालक का काम यहां रहा आधात्री को हटाना। ठीक है, आधात्री को किस रूप में बदलेगा, ये आधात्री को बदलेगा धातुमल में, इसको कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर देखिए ऐसा नहीं है कि गालक कोई भी मिलाते हैं अपन आधात्री चेक करते हैं कि आधात्री कैसी है। आधात्री अम्लीय है तो क्षारीय गालक मिलाएंगे, आधात्री क्षारीय है तो अम्लीय गालक मिलाएंगे। इसका मतलब गालक और आधात्री दोनों एक दूसरे के अपोज करेंगे भाई, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और फलस्वरूप ये धातुमल प्राप्त होगा अपने को। तो यहां इसके आधार पर देखिएगा, मान लीजिए यहां आधात्री है, आधात्री का मैं बता रहा हूं कि आधात्री कौन कौन से रूप की हो सकती है भाई, अम्लीय हो सकती है या क्षारीय हो सकती है। तो यदि आधात्री अम्लीय हो, आधात्री अम्लीय, तो गालक क्या होगा, गालक होगा क्षारीय। आधात्री अम्लीय होगी तो गालक होगा क्षारीय। आधात्री अम्लीय कौन कौन सी हो सकती है भाई, अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के, तो सिलिका हो सकती है या फॉस्फेट हो सकता है, P4O10 ये हो सकता है, ये अम्लीय आधात्री हो सकती है। और इसको हटाने के लिए क्षारीय ऑक्साइड के गालक मिलाते हैं, CaO है, MgO है, ये जो सब। तो यदि आधात्री अम्लीय है तो अम्लीय के उदाहरण लिखे मैंने, SiO2 हो सकता है, P4O10 हो सकता है। इसके लिए गालक कौन से मिलाएंगे, क्षारीय गालक मिलाएंगे, जिनके एग्जांपल मैंने लिखे हैं, आप नोट डाउन करेंगे, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। आधात्री और गालक मिलकर के धातुमल बनाएंगे। जरूरी है कि यदि आधात्री अम्लीय है तो गालक क्षारीय हो, यदि आधात्री क्षारीय है तो गालक अम्लीय हो, ये विशेष ध्यान दें। अब आधात्री अम्लीय में मैंने एग्जांपल लिखे हैं भाई, SiO2 हो सकता है, P4O10 हो सकता है। इसके लिए गालक क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब यदि मैं बात करूं यहां पर कि भाई मैं आधात्री को कैसा कर देता हूं, क्षारीय, तो आधात्री को मैंने लिख दिया क्षारीय, तो गालक कैसा रहेगा भाई, गालक रहेगा अम्लीय। क्लियर है ना बात? आधात्री क्षारीय होगी तो गालक रहेगा अम्लीय प्रकृति का। और वो अम्लीय प्रकृति, अब क्षारीय के एग्जांपल देखो, यही दिख रहा है भाई, ये आधात्री अम्लीय है, अब ये गालक भाई अम्लीय ले रहे हो आप, तो यही का ये गालक हो जाएगा। यहाँ पर ये गालक क्षारीय है, इसका मतलब आधात्री में हो सकता है, ठीक है ना भाई, इनकी आधात्री भी तो हो सकती है,
ये अशुद्धि के रूप में भी तो हो सकते हैं। तो यदि ये अशुद्धि के रूप में हो तो अपन यहां लिख देते हैं भाई कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, मैंगनीज ऑक्साइड हो सकता है। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड है ना, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये अम्लीय प्रकृति का हो गया। इसके लिए गालक कौन सा काम में लोगे? अम्लीय। तो ये रहा साहब SiO2 ले लो आप, P4O10 ले लो आप। ये किस रूप में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अम्लीय गालक के रूप में। क्लियर है बात? यहां तक मेरे ख्याल से किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं कि ये कैसे अभिक्रिया करते हैं और क्या बनता है। तो सपोज कीजिएगा कि आधात्री के रूप में मान लीजिए सिलिका की अशुद्धि है, तो ये तो हो गई साहब SiO2 आधात्री। और आधात्री किसके साथ रिएक्शन करेगी? अम्लीय प्रकृति के, तो क्षारीय का कोई भी डाल देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, ये क्या हो गया? गालक। अभिक्रिया क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा, CaSiO3। इसको बोल दिया अपने कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है। और ये किस रूप में होता है? ये होता है धातुमल कहलाता है, जिसको अपन स्लेग भी कहते हैं। ठीक है। और क्या होता है? हल्का होता है, तो धातु की सतह के ऊपर तैरता रहेगा। इसको आराम से रिमूव कर लेते हैं। क्लियर है बात? अब यदि सपोज करो CaO की ही अशुद्धि हो, CaO की अशुद्धि हो, तो ये किस रूप में है भाई? ये क्या है? क्षारीय है ना। ये क्षारीय है तो अम्लीय गालक लोगे। अम्लीय क्या है? SiO2। ये लो। अब फर्क क्या रहेगा? फर्क ये रहेगा कि भाई अब ये आधात्री है और ये क्या बन गया? गालक। तो डिपेंड क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि भाई SiO2 हमेशा ही गालक रहेगा या SiO2 हमेशा ही आधात्री रहेगी। नहीं, आधात्री में क्या है उसका ऑपोजिट ले लो। ठीक है। SiO2 यदि आधात्री है तो CaO गालक मिलो। यदि CaO आधात्री है तो ऑपोजिट क्या है? SiO2। ये मिलो, क्या बनेगा? ये का ये बनेगा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। सीधी सीधी बात हो गई ना। और हल्का होने के कारण आराम से हट जाता है। यदि फॉस्फेट की हो, P4O10 की हो, चलिए मैग्नीशियम अपन ये था अपना P4O10। ठीक है। इसको मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड अपन ने ले लिया, MgO गालक के रूप में लिया है, तब क्या बनेगा अपना? MgO Mg3 PO4 और ये लो साहब, ये धातुमल बन गया। ठीक है। तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो यहां हुआ क्या? सीधा सीधा मतलब ये धातुमल क्या होता है? धातुमल होता है धातु ऑक्साइड, सॉरी धातुमल क्या होता है? ये होता है धातु सिलिकेट अथवा फॉस्फेट। धातुमल में क्या होता है? धातु सिलिकेट होते हैं अथवा धातु फॉस्फेट होता है। और ये हल्का होने के कारण बार बार इसे आराम से हटाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी के कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ाते हैं इसको आगे। अब देखिए अपने पास भर्जित या निस्थापित अयस्क है। एक ही लाइन में मैं ये सारी कहानी जो अब तक गाई है वो अभी एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा। भर्जित या निस्थापित जो अयस्क है उसके अंदर क्या है भाई? एक तो वो खुद धातु ऑक्साइड के अंदर खुद मौजूद है, धातु ऑक्साइड के रूप में। और क्या है इसके अंदर? आधात्री है। ये दो चीजें तो है इसके अंदर। अब ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या मिलाएंगे आप? अपचायक। और आधात्री को हटाने के लिए क्या मिलाएंगे आप? गालक। ये यानी जब आप अपचयन की प्रक्रिया अपना रहे हो, निष्कर्षण में क्या करवाएंगे अपन? अपचयन करवाएंगे, परगलन करवाएंगे, तब अपने को क्या क्या मिलाना है? वर्जित अयस्क तो ये हो ही गया अपने आप ही सारा। इसके अंदर अपचायक मिलाना है और गालक मिलाना है। आधात्री से क्रिया कौन करेगा? गालक। ठीक है। और आधात्री से गालक क्रिया करके क्या बना देगा भाई? धातुमल। ये बनेगा ना। अपचायक धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा, अपचायक धातु ऑक्साइड से क्रिया करके अशुद्ध धातु देगा, अशुद्ध धातु। तो इससे तो क्रिया से अशुद्ध धातु मिल गया, इन दोनों की क्रिया से धातुमल मिल गया।
और कुछ अतिरिक्त मात्रा में जो गैसें रही वो बाहर निकल जाती हैं। तो ये शब्दों में लिखी गई पूरी अभिक्रिया है अपचयन प्रोसेस की। यानी आपके माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए अपचयन का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पर भर्जित अयस्क लेंगे, आधात्री उसके अंदर ही मौजूद है। इन दोनों को प्योर करने के लिए, आधात्री को हटाने के लिए गालक मिला दिया, अपचायक मिला दिया धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए। अपचायक इसको अपचयित करके अशुद्ध धातु में बदल देगा, आधात्री गालक से क्रिया करके धातुमल बना लेगी और जो भी अतिरिक्त गैसें हैं वो मुक्त हो जाती है। क्लियर है बात यहां तक। चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि भाई ये तो रही अपनी प्रोसेस की, भाई अपचयन की प्रोसेस में करना क्या है। अब ये कुल होता है 4 प्रकार से अपन किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन करवा सकते हैं। वो 4 प्रकारों में से पहला प्रकार है नंबर 1 कार्बन द्वारा अपचयन। और कार्बन द्वारा अपचयन को अपन कहते हैं परगलन। कार्बन द्वारा अपचयन को कह रहे हैं अपन परगलन। और यह परगलन की जो क्रिया है वो वात्या भट्टी में होती है। वात्या भट्टी में परगलन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पहली चीज तो होगी। दूसरा नंबर 2 है एल्यूमिनियम द्वारा। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन, एल्यूमिनो थर्माइट परक्रम भी कहते हैं या गोल्ड स्मिथ थर्माइट परक्रम के नाम से भी जाना जाता है। गोल्ड स्मिथ थर्माइट परक्रम या एल्यूमिनो थर्माइट परक्रम के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? जब अपचयन होता है एल्यूमिनियम द्वारा। ठीक है। तीसरा है सतह अपचयन। और चौथा है विद्युत अपघटनीय अपचयन। ये लीजिए साहब। अब सबसे पहले तो मैं इनकी तुलना करके आपको बता देता हूं कि कौन सा प्रक्रम कब काम में लोगे आप। तो देखिएगा, यदि धातु आपका कुछ ऐसा हो, कम विद्युत धनी धातु यदि हो, तो उन धातु ऑक्साइडों का अपचयन अपन किससे करवाएंगे? कार्बन द्वारा करवाएंगे। जैसे लेड है, जिंक है, टिन है। भाई लेड हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, Fe हो गया, Cu हो गया। क्या है ये? कम विद्युत धनी धातु। कम विद्युत धनी धातु। इनका धातु ऑक्साइडों का अपचयन किससे करवाएंगे? कार्बन द्वारा करवाएंगे। कम विद्युत धनी धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाना अपने को कार्बन द्वारा। ठीक है। कम विद्युत धनी धातु ऑक्साइडों का मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं। अब देखिए अपन क्या है, अपन इनको इसी के साथ साथ ही पढ़ लेंगे, तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा अपना और इजीली अपन इसको आराम से समझ भी जाएंगे। तो कम विद्युत धनी धातु ऑक्साइडों का अपचयन करवाते हैं अपन। इससे क्या होगा? जैसे जिंक की अपन बात करें, ZnO है, कार्बन डाला और उच्च ताप पर गर्म किया। वात्या भट्टी में करते हैं। जब मैं आपको लोहे का निष्कर्षण पढ़ाऊंगा तो वात्या भट्टी भी पूरी तरह से आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी आप वात्या भट्टी का डायग्राम देख सकते हो। तो ZnO+C, कार्बन के साथ में इसको गर्म किया उच्च ताप पर, तो Zn+C, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर चलेगी। ये जो धातु है ये अशुद्ध धातु प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। PbO, लेड की भी बात करते हैं ना भाई, ऑक्साइड में रहेंगे सारे, कार्बन से क्रिया करके Pb+CO ये प्राप्त हो गया ना। यदि अपन बात करें यहाँ पर कोई भी कुंभ धातु ले लें कि धातु के 8 मोल, ये ऑक्साइड Y, ये Y के कार्बन और गर्म किया अपने, तो 8 मोल मेटल के प्राप्त हो गए और Y मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के प्राप्त हो गए। ये रिएक्शन हो जाएगी किसमें? कार्बन द्वारा अपचयन में। नहीं है कोई दिक्कत, कर लोगे आराम से, हो जाएगा ना। बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन देखिएगा, और तुलनात्मक इससे बेहतर तरीका इसको पढ़ने का और हो नहीं सकता। भाई आराम से अपन समझ पा रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है अपना, तो इजीली अपना हो जाएगा। तो ये तो रहा अपना कार्बन द्वारा अपचयन। अब बात करते हैं अपन एल्यूमिनियम द्वारा।
एल्यूमिनियम का सीधा सीधा मतलब यह है कि एल्यूमिनियम एक रामबाण औषधि है। यहां पर जब किसी का भी किसी से ऑक्सीजन अपचयन नहीं हो रहा तो एल्यूमिनियम काम आएगा। एलिंगम डायग्राम में पूरा बताने वाला हूं मैं कि एल्यूमिनियम में ऐसी क्या खास बात है। यहां डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है अन्य की तुलना में सभी से, यानी इसका आरेख सबसे नीचे आ जाता है, वो उसमें अपन चेक करेंगे। तो बेसिकली यहां जैसे देखिएगा Cr2O3 है, क्रोमियम ऑक्साइड की अपन बात करें, मैग्नीज के ऑक्साइड की बात करें Mn3O4, इसकी अपन यदि बात करें तो इनका जो अपचयन है वो कार्बन द्वारा आसानी से नहीं होता। कार्बन द्वारा आसानी से नहीं होता तो फिर क्या करें भाई, तो फिर अपन किसको काम में लेते हैं, एल्यूमिनियम को लेते हैं काम में, और एल्यूमिनियम इनके साथ में रिएक्शन करके वही उच्च ताप पर अभिक्रिया करता है। पूरा एल्यूमिनियम का मैं निष्कर्षण आपको पढ़ाऊंगा आगे, तो उस समय अपने को पता चलेगा। अभी अपन कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं और हल्की एल्कीन के बारे में, सबके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड की अपन बात करें Cr2O3, इससे एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा और एल्यूमिनियम अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाएगा, Cr, क्रोमियम तो आएगा और प्लस ये एल्यूमिनियम में बदल जाता है Al2O3। हो गया, बिल्कुल सिंपल सी अभिक्रिया, देखिए ठीक है। तो एल्यूमिनियम वह मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिना बना लेता है। ये रही अपनी किसकी बात, एल्यूमिनियम की बात। तो एल्यूमिनियम की पहली चीज तो खास बात क्या कि क्रोमियम और मैग्नीज के जो ऑक्साइड हैं उनका अपचयन कार्बन द्वारा संभव नहीं है। उनका यदि अपने को अपचयन करवाना हो तो एल्यूमिनियम को लेना होता है। अब कार्बन द्वारा संभव क्यों नहीं है, जवाब देगा एलिंगम डायग्राम। एल्यूमिनियम क्यों कर देता है, जवाब देगा एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि एल्यूमिनियम के लिए इनके लिए गिब्स फ्री ऊर्जा का मान नेगेटिव होता है, बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा, इनका पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करवाते हैं। ठीक है। तीसरा है स्वतः अपचयन। यह कब होगा, यह तब होगा जब धातुएं ऐसी हो जो कम सक्रिय हो, कम सक्रिय धातु, कम सक्रिय धातु ऑक्साइड। भाई है तो सारे किस फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म में ही है। तो कम सक्रिय धातु ऑक्साइड यदि हैं तो उनका अपचयन अपने को किससे करवाना है, स्वतः अपचयन, यानी अपने आप ही हो जाता है। उन्हें गर्म करते रहते हैं और इनके जो ऑक्साइड बनते हैं ये ऑक्साइड क्या होते हैं, ये ऑक्साइड कम क्रियाशील, उच्च क्रियाशील होते हैं। ठीक है, यानी स्थायी कम होते हैं। तो यहां पर कम सक्रिय धातुएं कौन कौन सी हो सकती है भाई, Pb हो सकता है, Cu हो सकता है और मरकरी हो सकती है, लेड, कॉपर और मरकरी। ठीक है, इनमें क्या रहेगा, जैसे देखेगा Cu2S है, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण करवाया, भर्जन करवा रहे थे ना अपन, ऑक्सीकरण करवाया, Cu2O बना। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना है ये कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है तो क्या करेगा, ये करेगा कुछ यूं कि Cu2S से क्रिया कर लेगा। ये जो पीछे Cu2S है, बचा हुए Cu2S से क्रिया करके क्या बना लेगा, Cu प्लस SO2। ये लो, कॉपर की रिफाइनिंग में काम में आती है ये भाई। Cu2S है, ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा। ये कम स्थायी होता है, धातु ऑक्साइड इनके कम स्थायी होते हैं, फलस्वरूप Cu2S से पुनः क्रिया करके कॉपर प्राप्त हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ऐसा कैसे अपन बात करें भाई, PbS की है, PbS का ऑक्सीकरण हो, क्या बनाएगा, PbO। ये PbO फिर क्या करेगा, फिर PbS से क्रिया करेगा, Pb प्लस क्या प्राप्त होगा, SO2। क्लियर है ना बात। ऐसा कैसे अपन Hg के लिए कर सकते हैं, HgSl ऑक्साइड से ऑक्सीजन से क्रिया करके HDO बनाएगा। ये HDO क्या करेगा, HGS से क्रिया करेगा, ठीक है ना, और ऑक्सीकृत ये अपचयित हो जाएगा, यानी खुद के द्वारा ही अपचयन। कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल गया, अब इसके द्वारा ही अपचयन हो जाएगा, यानी कॉपर के द्वारा ही अपचयन हो जाना कहलाता है स्वतः अपचयन। यानी उस धातु के ऑक्साइड का उसी धातु द्वारा अपचयन कहलाता है स्वतः अपचयन।
और ये किन में देखने को मिलता है? कम सक्रिय धातु ऑक्साइडों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए लास्ट विधि आ गई अपनी वैद्युत अपघटन अपचयन। वैद्युत अपघटनीय अपचयन किन में देखने को मिलेगा? उच्च विद्युत धनी धातुओं में, उच्च विद्युत धनी धातुओं में, इनमें क्या रहेगा? उच्च विद्युत धनी धातुओं में वैद्युत अपघटन देखने को मिलता है। अब उच्च विद्युत धनी धातुएं कौन सी हो सकती है भाई? सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, ये भी सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जो भी अपने एस ब्लॉक वाले के एस ब्लॉक में जहां जो भी मेटल उपस्थित है वो क्या है? उच्च विद्युत धनी है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी क्या उनकी कम ज्यादा है, तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उसी स्थिति को अपन कहेंगे उच्च विद्युत धनी धातुएं हैं। ठीक है, अब इनमें क्या रहता है? नाम से लग रहा है वैद्युत अपघटनीय अपचयन, यानी इनको मोल्टन फॉर्म में लेते हैं। मोल्टन फॉर्म का मतलब मैंने बता रखा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था। जैसे NaCl का मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या है? NaCl को इतना गर्म किया कि यह किस रूप में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या रहेगा? एनोड और कैथोड के प्रवोई अपन क्या करवाते हैं? NaCl को पात्र में ले लेते हैं मोल्टन अवस्था में, संगलित अवस्था में, और इसको पात्र में लेकर के यहां देखिएगा ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, विद्युत अपघटनी बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं इसमें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अब देखिएगा ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। यहां अपन ने भाई Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव आयन किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयन किसकी तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ। तो यहां एनोड पर क्या होगा भाई? एनोड पर ऑक्सीकरण होगा ना। एनोड कौन होता है? मैंने बता रखा आपको, एनोड प्लस माइनस से नहीं बताना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पूरा पढ़ाया आपको। एनोड होता है ऑक्सीकरण के आधार पर, और अपचयन, अपचयन वाले का क्या? अपचयन, जहां अपचयन होता है उसे अपन कैथोड कहते हैं। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी भाई? ऑक्सीकरण होगी। एनोड पर अब कौन जा रहा है? एनोड यहां ये रहा, इसके पॉजिटिव वाला ना, इस पर Cl नेगेटिव आएगा, तो Cl नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Cl2 में बदल जाएगा। चलिए संतुलित कर लेते हैं। तो एनोड पर तो क्या आ गया ये। अब मान लो मैं क्या कह रहा हूं, सोडियम प्राप्त करना था, तो NaCl को मैंने किस रूप में लिया? मोल्टन फॉर्म में लिया, संगलित अवस्था में। अब सोडियम कहां जाएगा? कैथोड पर जमा होगा। तो सोडियम आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और Na, और ये प्रक्रिया किस पे होगी? कैथोड पर। ये लो सर, तो कैथोड पे क्या प्राप्त हो गया अपने को? सोडियम धातु प्राप्त हो गया। तो ये रही अपनी फटाफट का आज का लेक्चर, जिसमें मैंने चारों की चारों विधियां एक साथ एक ही जगह पर मैंने समाहित करवा के आपको लिखवा दी है। कोई भी विधि किसी भी प्रकार से पूछें आप तुरंत जवाब दे सकते हो। हर एक का मैंने कंसेप्ट बताया है। ये कम विद्युत धनी धातुओं के लिए है, ये क्रोमियम मैंगनीज के लिए है, या उन धातुओं के ऑक्साइडों के लिए जिनका कोई भी अपचयन नहीं कर पा रहा, जिसका कोई नहीं, हर एक का सहारा एल्यूमिनियम हमारा, तो एल्यूमिनियम उसका अपचयन कर देगा। ये जवाब मैं दूंगा आपको एल्यूमिनियम डायग्राम में। सवतर अपचयन की बात करें, सवतर अपचयन में क्या रहेगा? कम सक्रिय धातुएं। कम सक्रिय धातु का मतलब क्या है? ये धातु ऑक्साइड के रूप में अस्थायी हो जाती है। अस्थायी होने के कारण अपने ही धातु से अपचयित हो जाती है। Cu2S को मैंने बताया Cu2O में कन्वर्ट हुआ, फिर ये अस्थायी हो गया, तो अपने ही धातु यानी क्यूप्रस सल्फाइड, दूसरा धातु कहां है? सल्फाइड में है ना, इससे अपचयित हो जाएगा, कॉपर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो कॉपर के निष्कर्षण में पढ़ेंगे अपन इसको। फिर विद्युत अपघटनीय अपचयन क्या रहेगा? उच्च विद्युत धनी, जिन पर धनावेश की मात्रा अधिक होती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, उनके लिए इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखे हैं। और विद्युत अपघटनीय विधि मैंने आपको विद्युत रसायन वाला चैप्टर है उसमें भी पढ़ाई थी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आ रहा है आपको और आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, तो बिल्कुल आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, कल है संडे, और संडे को अपन जश्न मनाते हैं किस चीज का? ऑनलाइन टेस्ट का। बहुत मजा आया था। पहले वाला 1 नंबर ऑनलाइन टेस्ट हो चुका है,
कल संडे है और कल संडे में अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट होने वाला है, तो तैयारी रखिएगा आप। बहुत मजेदार होने वाला है ये टेस्ट। आपको खुद को पता चल जाता है कि भाई मेरे कितने मार्क्स आए, इसका आंसर क्या होना चाहिए था और क्या हो गया और क्यों। ठीक है, तो मिलते हैं कल ऑनलाइन टेस्ट के रूप में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप। जय हिंद, जय भारत।